अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू बायोलॉजी विद कामरान साफी। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो जब हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कस करते हैं ना, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास एक नेटवर्क है सैक्स का या ट्यूब्स का। मतलब हमारे पास एक नेटवर्क है रस्तों का। आम अल्फाज में जरा हम लोग जिक्र करते हैं ना, थोड़ा सा जरा देखें तो हमारे पास फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन, ये आ गई इनर मेम्ब्रेन। तो हम लोगों ने कल पढ़ा था कि न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन है ना, इसके साथ अटैच होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऐसे करके ना, ये नेटवर्क है रस्तों का, ये अटैच होता है। ये इस तरह करके जो है नेटवर्क है अटैच होता है। अगर ये फॉर एग्जांपल जो है वो एक सेल की मेम्ब्रेन है, तो ऐसे चलते चलते ये सेल मेम्ब्रेन तक जा सकते हैं। अब आपके पास जब हम लोग इसमें देखते हैं तो ये एनिमल और प्लांट सेल दोनों में मौजूद होता है। थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म होता है। ऑलमोस्ट कोई 10% ऑफ द साइटोप्लाज्म जो है ना, ये कवर कर रहा होता है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये सैक्स, नॉर्मली सैक किसी भी तरह की जो है वो गोल सैक्स भी हो सकती हैं, थोड़ी सी लंबी सैक्स भी हो सकती हैं, या जो है वो आपके पास एक ट्यूब लाइक भी हो सकते हैं। अब जो है वो सिंगल सेंट्रल जो है वो आपके पास एक्सटर्नल स्पेस है, जिसको हम लोग ल्यूमन कहते हैं। तो याद रखें, एक ट्यूब के या किसी भी गोल चीज के सेंटर में जो भी खाली जगह है ना, दैट इज ल्यूमन। मतलब ये देखिए, अगर ये एक लंबी ट्यूब है, तो इसके जो दरमियान वाली ये जो खाली जगह है ना, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ल्यूमन कहेंगे। किसी भी पाइप घर के पानी वाली पाइप की जो सेंट्रल जगह है, वो उसकी क्या होती है, ल्यूमन होती है। तो इंटरकनेक्टेड का मतलब क्या है, जरा देखिए। अगर ये न्यूक्लियस की फॉर एग्जांपल आउटर मेम्ब्रेन है, तो इसके साथ ही ऐसे करके कनेक्टेड होती है। ये देखें, ये ऐसे। अब ये वाली सिस्टर्नी इसके साथ कनेक्टेड है, ये इसके साथ कनेक्टेड है, मतलब ये कनेक्टेड है। तो सेंटर में दरमियान में खाली जगह जो है, वहां से इजीली मटेरियल यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर सकता है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि इट हैज अ सिंगल ल्यूमन। अब जो है वो इसके फंक्शंस देखे जाएं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली क्या करती है, सिंथेसिस करती है, बहुत सारी चीजों की सिंथेसिस करती है। लाइक सिंथेसिस में क्या चीज सिंथेसाइज करती है, कुछ प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करते हैं। इसी तरीके से जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स को सिंथेसाइज करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के बाद, सिंथेसिस के बाद, इनको क्या करते हैं, कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं, और मॉडिफाई करके इनको क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं अपने सेल के एक पार्ट से लेकर एक जगह से दूसरी जगह तक, या फिर सेल के बाहर भी जो है वो ट्रांसपोर्ट ये करते हैं मटेरियल को। दो टाइप्स हैं इसकी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके अगर ये स्टैक्स फॉर एग्जांपल हम लोग बनाए ना, फॉर एग्जांपल ये दो स्टैक्स हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो इसके ऊपर इस तरह करके जो है वो क्या मौजूद होते हैं, राइबोसोम मौजूद होते हैं। यही राइबोसोम की मौजूदगी है कि हम इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो हमें ये क्या लगते हैं, रफ अपीयर होते हैं। जैसे ये देखिए, अब ये आपको एक रफ अपीयर हो रही है, लेकिन इसके मुकाबले में अगर हम लोग फॉर एग्जांपल ये इसकी बात करते हैं, तो अब ये आपके पास क्या है, स्मूथ है। क्यों, इसके ऊपर कोई भी रफ राइबोसोम मौजूद नहीं है। अब राइबोसोम मौजूद है, तो राइबोसोम को मैंने आपको बताया था कि राइबोसोम्स आर द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स, कि ये प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करने में मदद करते हैं। लेकिन साथ साथ ये प्रोटीन को सिंथेसाइज भी करते हैं, लेकिन कभी कभार ये क्या करते हैं, प्रोटीन्स के साथ ऐड कर देते हैं किसको, कार्बोहाइड्रेट्स को। मतलब क्या करते हैं, शुगर्स को ऐड कर लेते हैं। तो जब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन आपस में मिलते हैं, तो क्या बनती है बेटे, ग्लाइको प्रोटीन। और याद रखें कि जो एक सेल की मेजर सिक्रीशंस होती है ना, वो भी ग्लाइकोप्रोटीन होती है। मतलब एक सेल सबसे ज्यादा ग्लाइकोप्रोटीन ही सिक्रीट कर रहा होता है। आगे जब हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखते हैं, तो इसके ऊपर राइबोसोम नहीं होते, बस ऐसे याद रख लें। और सेल के अंदर जितना ज्यादा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैला हुआ होता है ना, ये उतना ज्यादा होता भी नहीं है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की पेरिफ्रीज के ऊपर होता है, किनारों के ऊपर होता है जो है वो। आपके पास एक सेल लाइक फॉर एग्जांपल शुरू में हम लोगों ने एक रफ सी डायग्राम बनाने की कोशिश की, तो यहाँ पर ये जो शुरू वाले है ना, ये सारे क्या हैं आपके पास, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। लेकिन जो इनके किनारे होते हैं ना, ये इनके ऊपर इस तरह करके छोटे से मौजूद होते हैं।
ये आपके पास क्या होते हैं नॉर्मली, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और ये जो है ये सारे क्या है बेटे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाते हैं आपके पास। अब इसके फंक्शंस देखें तो वो क्या करते थे, प्रोटीन सिंथेसाइज करते थे, ये क्या करते हैं, लिपिड सिंथेसाइज करते हैं। वो कुछ शुगर्स ऐड करवाते थे प्रोटीन्स के साथ, ये नॉर्मली क्या करते हैं, इन्हीं कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म कर रहे होते हैं। या फिर ये क्या करते हैं, डिटॉक्सिफाई करते हैं, मतलब बहुत सारी जो हार्मफुल चीजें होती हैं, जो टॉक्सिक चीजें होती हैं, उनकी पॉइजनस नेचर को खत्म कर रहे होते हैं। अब जो है वो एक और चीज, अगर हम लोग अपने मसल्स की बात करें ना, एक मसल की मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं सार्कोलीमा। मसल सेल की मेम्ब्रेन का नाम क्या है, सार्कोलीमा। अब एक सार्कोलीमा को देखें ना तो वो जगह जगह ऐसे अंदर की तरफ इन्वेजिनेट कर जाती है, बहुत सारी जगहों से। इस एक एक इन्वेजिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं, टी ट्यूब्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं, टी ट्यूब्यूल। ऐसे बहुत सारी होती हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, टी सिस्टम कहते हैं। अब एक टी ट्यूब्यूल को देखें ना तो उसकी एक साइड के ऊपर भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, और उसकी दूसरी साइड के ऊपर भी क्या होती है बेटे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। अब देखो, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा क्या आ गया, टी ट्यूब्यूल, तीसरी फिर क्या आ गई, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्राइएड भी कहते हैं। अब होता पता क्या है, जब इस मसल को फॉर एग्जांपल क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट, आपको पता है मसल का काम एक ही होता है, और वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करना और रिलैक्स करना। फॉर एग्जांपल देखो, कॉन्ट्रैक्ट करना है तो ऊपर से क्या आती है, नर्व इम्पल्स दिमाग से आती है, वो किसको कहती है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट करो। अब जब ऊपर से नर्व इम्पल्स आती है ना, तो कॉन्ट्रैक्शन कैसे शुरू होती है, वो ऐसे शुरू होती है कि इसके अंदर जितनी भी कैल्शियम स्टोर हुई हुई होती है ना, ये फौरन क्या करता है, नर्व इम्पल्स के आने पर कैल्शियम को बाहर रिलीज कर देता है। जब ये कैल्शियम रिलीज होती है ना, तो वहां से क्या होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो आगे जब हम लोग इसके कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस देखें तो वो कहता है कि व्हाई इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंपॉर्टेंट इन लिवर एंड मसल्स। लिवर और मसल्स में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों जरूरी है। इसी तरीके से जो है वो कंपेयर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पे बेटे आपका टॉपिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंप्लीट होता है। इसमें अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क इन द कमेंट्स। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है तो काइंडली मेरे चैनल बायोलॉजी विद कामरान साफी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको मिल सके।